टेलीग्राफ के समय की शुरुआत 1694 से हुई थी, जब एक अंग्रेज खगोल विज्ञानी रॉबर्ट हुक ने अपनी एक किताब में एक तकनीक के बारे में बताया था कि किस तरह से हम जानकारियों को प्रकाश के जरिए और बड़े टावर के जरिए एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं। उनकी किताब का नाम था मीडियम टू कन्वे इंटेलिजेंस एट ग्रेट डिस्टेंसेस। हुक ने सोचा था कि एक टावर से दूसरे टावर तक कोई जानकारी भेजने के लिए कम से कम 30 अलग अलग आकारों की जरूरत पड़ती है। 1690 में फ्रांस के भौतिक विज्ञानी गुएम एमोंटॉन्स ने भी एक ऐसा प्रयोग किया था जो कि हुक के प्रयोग से काफी हद तक मिलता जुलता था। पूरी 18वीं सदी में इस तरीके के बहुत से प्रयोग किए गए और बहुत से यूरोपियन देशों ने हवाई टेलीग्राफ प्रणाली का निर्माण किया। 1793 तक इस प्रणाली को काफी हद तक सुधार दिया गया था, जिसमें फ्रांस के क्लॉड चैपे ने पहला टेलीग्राफ का नेटवर्क बनाया था। चापे का ऑप्टिकल टेलीग्राफ एक ऐसी प्रणाली थी जो कि संकेतकों के ऊपर आधारित थी, जिनको सेमाफोर कहा जाता था। यह जब अपनी जगह को बदलते थे तो इसका मतलब होता था कि उस टावर पर अक्षर भी बदल रहे हैं। दूसरे टावर पर ऑपरेटर खड़े रहते थे जो कि पिछले स्टेशन के ऊपर अपने टेलीस्कोप से नजर बनाए रखते थे, और जो भी उनको नजर आता था उसको वो सेमाफोर के जरिए अगले टावर पर पास कर देते थे, और इस तरह से काफी कम समय में एक संदेश एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंच जाता था। हवाई टेलीग्राफ के लिए चैपे बंधुओं ने एक शब्दकोश बनाया जिसके अंदर 8464 शब्द थे, और हर शब्द का मतलब एक पेज के ऊपर लिखे हुए कुछ संकेत होते थे, और एक टावर से दूसरी टावर तक यही शब्द पास होते थे। चैप को यह आइडिया तब आया जब वह काफी छोटे थे। उनके स्कूल के साथ ही एक और स्कूल की इमारत थी, और वो दूसरी इमारत को देखकर सोचा करते थे कि जब एक इमारत से दूसरी इमारत देखी जा सकती है तो एक इमारत से दूसरी इमारत में संदेश भी भेजे जा सकते हैं। आवश्यकता आविष्कार की जननी है, यह बात काफी हद तक सटीक बैठी जब चैप और उनके भाइयों ने एक ऐसा सिग्नल सिस्टम बनाया जो कि आंखों से देखी हुई जानकारी पर काम करता था। क्लॉड चैप ने अपना पहला टेलीग्राफ सिस्टम 1790 में डिजाइन किया और 22 मार्च 1792 में अपने सिस्टम को विधानसभा में दिखाया, और जहां पर विधानसभा ने यह निर्णय लिया कि वो इस टेलीग्राफ सिस्टम को फ्रांस में लगाएंगे। एक सितंबर 1793 में पहली टेलीग्राफ लाइन बिछाई गई जो पेरिस और लेले के बीच में थी, और धीरे धीरे इस लाइन को 5000 किलोमीटर तक बढ़ा दिया गया, जिसके अंदर 500 टेलीग्राफ स्टेशन काम कर रहे थे। ये दुनिया का सबसे पहला इतना विशालकाय नेटवर्क था जो कि विद्युतीय टेलीग्राफ से पहले बनाया गया था। चैप के नेटवर्क को फ्रांस से बाहर भी फैलाया गया, और जिसमें उत्तरी इटली और फ्लैंडर्स के कुछ जगहों को शामिल किया गया था। चैप ने अपने टेलीग्राफ को आम जनता के लिए बनाया, जिससे कि समाचार और सूचना को एक जगह से दूसरी जगह तक बहुत कम समय में पहुंचाया जा सके। लेकिन हवाई टेलीग्राफ वह प्रणाली थी जो सिर्फ सेना के लिए ही बनाई गई थी, और वह वॉर डिपार्टमेंट एंड इंटीरियर मिनिस्ट्री के नियंत्रण में आती थी। जनता के लिए जो काम इसमें निर्धारित किया गया था वह था लॉटरी के नतीजों को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाना। यह ऐसा पहला कार्य था जो आम जनता के लिए इस नेटवर्क पर किया गया था। 19वीं सदी में इसी तरह के बहुत से टेलीग्राफ प्रणालियों को बनाया गया जिनके ऊपर ज्यादा लेख नहीं लिखे गए हैं, लेकिन जिन्हें सीधे तौर पर बना दिया गया था ताकि जनता उसका इस्तेमाल कर सके। उसी में से एक सिस्टम था केमिकल टेलीग्राफ, जिसे सैमुअल सोमरिंग ने 1809 में बनाया था, और यही प्रणाली विद्युत संचार प्रणाली के ऊपर काम करती थी। इस प्रणाली में एक विद्युत तार होती थी जो हर शब्द के लिए अलग होती थी, यानी कि अगर 5 शब्द हैं तो 5 विद्युतीय तारे। हर तार एक पानी की नदी से जुड़ी होती थी, और जिस शब्द को भेजना होता था
उस शब्द के तार में विद्युत प्रवाहित की जाती थी, जिससे कि पानी की नली में गुब्बारे बनते थे और दूसरी तरफ यह पता लगता था कि कौन सा अक्षर भेजा गया है। 1825 में म्यूनिख में और रूस के दूतावास में बैरन पावेल वोविच शिलिंग ने विद्युतीय चुंबक को लेकर काफी काम किया और हांस क्रिस्टियन ऑस्टर्ड ने 1820 में उनके इसी काम को लेकर सबसे पहला चुंबकीय टेलीग्राफ बनाया। यहाँ पर संदेश भेजने के लिए इन्होंने चुंबकीय सुइयों का इस्तेमाल किया था और उनके इस काम को ऑस्टर्ड के प्रयोगों में शामिल किया गया था। शिलिंग ने आंद्रे मैरी एम्पेयर के जरिए ऑस्टर्ड के प्रयोगों के बारे में जाना। आंद्रे मारी एम्पेयर एक फ्रांसीसी भौतिक विज्ञानी और गणितज्ञ थे, जिनको उनके विद्युत प्रवाह के क्षेत्र में किए गए कामों के लिए जाना जाता है। 1820 में एक किताब एनेल्स द शिमी एदु फिजिक में इन्होंने बताया कि टेलीग्राफ प्रणाली को चुंबकीय सुइयों के साथ मिलकर बनाया जा सकता है। यहाँ चुंबकीय सुइयां संकेतकों का कार्य कर सकती है, लेकिन उसके लिए इन चुंबकीय सुइयों को विद्युत के संपर्क में लाना पड़ेगा। हालांकि एम्पेयर ने कभी अपने विचार को आगे नहीं बढ़ाया। 1825 में शिलिंग ने वापस इसके ऊपर काम करना शुरू किया, जहां पर एम्पेयर ने इसे छोड़ा था। उसने एक यंत्र बनाया जिसके अंदर 5 तारें थीं और वो 5 तारें 5 अलग अलग चुंबकीय सुइयों के साथ जुड़ती थीं और यह चुंबकीय सुइयां अलग अलग अक्षरों के लिए बनाई गई थी। इन चुंबकीय सुइयों में कौन सी सुई किस अक्षर के लिए है, यह इस बात पर निर्भर करता था कि कौन सी चुंबकीय सुई किस स्थान पर लगाई गई है। 1836 में विलियम फॉटरगिल कुक, जो कि एक अंग्रेजी मेडिकल छात्र थे, उन्होंने शिलिंग के टेलीग्राफ के बारे में पढ़ा और यहीं से उनको एक आइडिया आया। उन्होंने निर्णय लिया कि वे अपनी दवाइयों की पढ़ाई छोड़कर वापस ब्रिटेन जाएंगे और वहां पर इसके ऊपर काम करेंगे। इंग्लैंड में कुक चार्ल्स व्हीटस्टोन से मिले, जो कि किंग्स कॉलेज में फिजिक्स भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर थे। इन दोनों ने साथ में मिलकर एक टेलीग्राफ प्रणाली बनाई जो सुइयों के संकेतकों के ऊपर आधारित थी। यह उसी तरह की थी जैसे कि शिलिंग ने बनाई थी। 1837 में इसका सबसे पहली बार परीक्षण किया गया, जिसमें लंदन के 2 रेलवे स्टेशनों के बीच में एक लंबी तार डाली गई और इस टेलीग्राफ सिस्टम का परीक्षण हुआ। इस पहले परीक्षण के बाद से ही कुक और व्हीटस्टोन ने एक दूसरे को सहयोग देने से मना कर दिया, क्योंकि दोनों ही इस टेलीग्राफ प्रणाली का श्रेय लेना चाहते थे। 1836 में जब कुक और व्हीटस्टोन अपने अपने टेलीग्राफ प्रणाली को इंग्लैंड में बनाने पर लगे हुए थे, वहीं पर दूसरी तरफ अमेरिका में अटलांटिक की दूसरी तरफ सैमुअल फिनले ब्रीज मॉर्स भी अपने कुछ आइडियाज पर काम करने में लगे हुए थे। मॉर्स की कोई वैज्ञानिक पृष्ठभूमि नहीं थी, वह एक चित्रकार थे और उनका इंग्लैंड में आना जाना लगा रहता था। इन्होंने 1825 में एक संस्था बनाई जिसका नाम था यूएस नेशनल एकेडमी ऑफ आर्ट्स। 1829 में मॉर्स इंग्लैंड गए, जहां पर 3 साल तक वह घूमते रहे और उन्होंने कला विषय में बहुत पढ़ाई की। इसके लिए वह वहां के बहुत से म्यूजियम और गैलरी में जाते रहते थे। उसी समय इनको न्यूयॉर्क की यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर ऑफ द लिटरेचर ऑफ द आर्ट्स ऑफ डिजाइन की उपाधि मिली और इसीलिए इन्होंने इंग्लैंड छोड़ न्यूयॉर्क जाने का निर्णय लिया। उनको इस बारे में पता भी नहीं था कि जो कुछ उन्हें 3 साल में नहीं मिला वो उनको इस 3 दिन की यात्रा में मिलने वाला था, जिसमें वो वापस इंग्लैंड से न्यूयॉर्क जा रहे थे और यहीं से वह विज्ञान के इतिहास में अपना नाम दर्ज करवाने वाले थे। मॉर्स जब अटलांटिक से न्यूयॉर्क सली नाम के जहाज से आ रहे थे, वहीं पर उन्हें डॉक्टर चार्ल्स टी जैक्सन मिले, जो कि एक यात्री थे। उन्होंने मॉर्स को बताया कि किस तरह से उन्होंने विद्युत के क्षेत्र में नाम कमाया है और यह भी बताया कि किस तरह से विद्युत एक जगह से दूसरी जगह पर जाती है और अचानक यहीं से मॉर्स का झुकाव जानकारियों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में हुआ और कुछ ही क्षणों में
मॉर्स का प्यार जो कभी कला के लिए हुआ करता था, उसकी जगह अब विद्युतीय टेलीग्राफ ने ले ली थी। 28 सितंबर 1837 यह वही दिन था जब मॉर्स वॉशिंगटन के पेटेंट ऑफिस पहुंचे ताकि वह अपने टेलीग्राफ प्रणाली का पेटेंट करवा सकें, और यहीं से सही मायनों में टेलीग्राफ का जन्म हुआ। इस दिनांक के बाद पूरी दुनिया में सबसे बड़ा टेलीग्राफ नेटवर्क बिछ गया, और आने वाले सालों में जिन भी देशों ने टेलीग्राफ प्रणाली को अपनाया, उन्होंने इसके साथ ही मॉर्स कोड को भी अपनाया, और इसी कोड के जरिए उन्होंने संदेशों को भेजना आरंभ किया। कोक और व्हीटस्टोन की तरह मोर्स को भी अपने विचारों को व्यापार में बदलने के लिए किसी के सहयोग की जरूरत थी। इसके बाद वो जोसेफ हेनरी से मिले, जिनको विद्युत के बारे में अच्छी जानकारी थी। लेकिन यहाँ भी दोनों के बीच में असहयोग ही हुआ, क्योंकि दोनों ही अपने नाम से टेलीग्राफ प्रणाली को आगे बढ़ाना चाहते थे। मॉर्स की टेलीग्राफ प्रणाली बहुत ही जल्दी बहुत से देशों ने अपना ली, क्योंकि वह बहुत ही सीधी और सरल थी, और उसके अंदर एक ही तार की जरूरत पड़ती थी, जबकि दूसरी टेलीग्राफ प्रणालियों के लिए हर अक्षर के लिए एक अलग तार की जरूरत पड़ती थी। 24 मई 1844 में पहली आधुनिक टेलीग्राफ का उपयोग किया गया था। सैमुअल मॉर्स ने वॉशिंगटन से बाल्टीमोर तक पहला संदेश अपनी नई टेलीग्राफ प्रणाली के ऊपर भेजा। इस संदेश को बाइबल से लिया गया था। शुरुआत में मॉर्स की टेलीग्राफ प्रणाली को खंभों के बजाय जमीन के अंदर लगाया गया, लेकिन 1843 में मॉर्स ने देखा कि किस तरह कुक और व्हीटस्टोन ने अपनी टेलीग्राफ लाइनों को खंभों पर लगाया था। यही देखते हुए मॉर्स ने भी उसकी टेलीग्राफ लाइनों को खंभे पर लगाने का निर्णय लिया। यह एक अच्छा निर्णय था, क्योंकि जमीन के अंदर की तारों में सिग्नल उस तरह से नहीं जा रहे थे जैसा कि सोचा गया था, और जैसे ही खंभों के ऊपर टेलीग्राफ लाइनों को लगाया गया, सिग्नल संचार बहुत ही अच्छा हो गया। शुरुआत में टेलीग्राफ प्रणाली को अमेरिका और यूरोप में ही विकसित किया गया, लेकिन यह भी तब तक चला जब तक दो नाविकों ने यह निर्णय नहीं लिया कि पानी के अंदर टेलीग्राफ की तारें बिछाई जाएं और दूसरे देशों को भी इससे जोड़ा जाए। अट्ठाईस अगस्त 1850 का दिन वह दिन था जब पहली टेलीग्राफ लाइन को पानी के अंदर बिछाया गया, जो 38 किलोमीटर लंबी थी और जिसे ब्रिटेन को फ्रांस से जोड़ना था। लेकिन जब उसका परीक्षण किया गया तो संदेश भेजने और प्राप्त करने की गति काफी कम हो गई, और संदेश भी साफ नहीं आ पाए। संदेश इतने भी साफ नहीं थे कि उनको पढ़ा जा सके। ये सारा काम ब्रेट बंधुओं ने किया था, जिनको फ्रांस ने अपनी तरफ से इस काम को करने के लिए काफी सहयोग किया था। 25 सितंबर 1851 को ब्रेट बंधुओं ने एक बार फिर से कोशिश की, और इस बार उनकी टेलीग्राफ की तारों के ऊपर बहुत से रक्षात्मक कवच थे। इन नए तारों की प्रणाली की वजह से टेलीग्राफ की तारें भारी हो गई थी, जो पिछली बार की तारों से 30 गुना ज्यादा भारी थी। इस टेलीग्राफ की तार के बारे में थॉमस क्रैम्पटन ने बताया था, जो रेलवे में इंजीनियर थे। यह तार इतनी भारी थी कि इसको सुलझाना काफी आसान था, लेकिन जब तार को पूरा खोला गया उसके बाद भी फ्रांस का किनारा लगभग 1 मील दूर था। सौभाग्य से इनके पास एक और तार थी, जिसको जोड़कर फ्रांस के किनारों तक पहुंचा जा सका। और इस तरह से फ्रांस ब्रिटेन के साथ जुड़ गया, और 1854 में सार्डिनिया और इटली भी इस नेटवर्क से जुड़ गए। और इसके बाद आने वाले सालों में सबसे बड़ी चुनौती थी कि टेलीग्राफ के तारों को पूरे अटलांटिक में बिछाना। 12 नवंबर 1856 में अटलांटिक टेलीग्राफ कंपनी को पहली बार लोगों के सामने लाया गया। इस कंपनी को नॉर्थ अमेरिकन साइरस वेस्टफील्ड ने बनाया था, जिसका एक ही सपना था कि अमेरिका को यूरोप के साथ जोड़ा जा सके। फील्ड ने सैमुअल मॉर्स और लेफ्टिनेंट मैथ्यू फॉन्टेन मॉरी से संपर्क किया
और आयरलैंड और कनाडा के बीच संपर्क बनाने का कार्य शुरू किया। इस समय जहां पर फील्ड को ब्रिटेन से पूरा समर्थन मिल रहा था, वहीं पर अमेरिकी कांग्रेस, जो ब्रिटेन को पसंद नहीं करती थी, उन्होंने इस प्रोजेक्ट को पैसा देने से मना कर दिया और बाद में केवल एक वोट से इस प्रोजेक्ट को पास किया जा सका। इस प्रोजेक्ट में थे ब्रेट, टेलीग्राफ इंजीनियर चार्ल्स टिल्स्टन ब्राइट और डॉक्टर एडवर्ड ऑरेंज, वाइल्डमैन व्हाइट हाउस। जुलाई 1857 में अटलांटिक के लिए टेलीग्राफ की तारों का निर्माण पूरा हुआ। यह तारें 1.5 सेंटीमीटर मोटी थीं और 1000 किलोमीटर लंबी थीं और 2500 टन से भी ज्यादा भारी थीं। यह टेलीग्राफ की तारें इतनी भारी थीं कि इनको ले जाने के लिए 2 बड़े जहाजों का इस्तेमाल करना पड़ा था। इन जहाजों के नाम थे नियाग्रा और एगमेनन। पहला वाला जहाज अमेरिकी नेवी की तरफ का था और दूसरा जहाज ब्रिटिश नेवी की तरफ से था। जैसे जैसे तारों को लगाने का काम शुरू हुआ और सब कुछ अच्छा चल ही रहा था कि 540 किलोमीटर तार बिछाने के बाद तार टूट गई। बहुत कोशिश की गई उस तार को जोड़ने की, लेकिन कुछ नहीं हो सका और इसी वजह से फील्ड वापस ब्रिटेन के पास आए क्योंकि उनको और पैसों की जरूरत थी। इन सब के बीच विलियम थॉम्पसन टेलीग्राफ के ऊपर अपना रिसर्च करते रहे और इसी दौरान लॉर्ड केल्विन ने मिरर गैल्वेनोमीटर का आविष्कार किया, जो बिजली की शक्ति नापने के लिए एक यंत्र था जो अटलांटिक में टेलीग्राफ की तारों को बिछाने में बहुत काम आया। 1858 की वसंत में साइरस फील्ड और उसके साथियों ने वापस से अटलांटिक में टेलीग्राफ की तारें बिछाने की कोशिश की, लेकिन इस बार आइडिया दूसरा था। इस बार 2 जहाज तारों को लेकर बीच में आएंगे और तारों को जोड़ेंगे और उल्टी दिशा में अपने अपने देशों की तरफ चले जाएंगे और ऐसा ही किया गया। लेकिन जहाजों को दूसरी दिशा को पूरा करने में 15 दिन से ज्यादा का समय लग गया क्योंकि बीच में समुद्री तूफान आ गया था। पच्चीस जून, 29 जुलाई और 5 अगस्त को 3 बार टेलीग्राफ की तारों को अटलांटा में बिछाने का काम किया गया, लेकिन सफलता मिली तीसरी बार में, जिसके बाद यूरोप और उत्तरी अमेरिका साथ में जुड़ गए। 16 अगस्त से पहले इस रूट में पहला संदेश भेजा गया और इस पहले संदेश में रानी विक्टोरिया का संदेश भेजा गया और एक बहुत ही नीरस और बोगस संदेश भेजा गया, जिसमें लॉर्ड केल्विन ने अपने सहयोगियों से पूछा था कि कमरे में डब्बों और अलमारियों की चाबियां कहाँ हैं, और अटलांटा के दूसरी तरफ से जवाब आया, हमें नहीं पता। दुर्भाग्यवश इन सब परीक्षणों के बाद एक दिन अटलांटा में जो टेलीग्राफ की तारें बिछाई गई थी, उन्होंने काम करना बंद कर दिया और इसमें आखिरी संदेश 15 दिन बाद यानी 1 सितंबर को 1:30 बजे भेजा गया था। उसके बाद ऐसा लगा कि 3 लाख पाउंड बर्बाद होने वाले हैं। इसके बाद एक कमेटी बनाई गई जिसका काम यह देखना था कि टेलीग्राफ प्रणाली फेल क्यों हुई। 1851 में ब्रिटिश सरकार ने एक रिपोर्ट बनाई जिसे 1861 में प्रकाशित किया गया था और ऐसा कहा गया था कि अभी भी उस टेलीग्राफ प्रणाली को शुरू किया जा सकता है। इस कमेटी के एक सदस्य थे डॉक्टर चार्ल्स व्हीटस्टोन। साइरस फील्ड वापस अमेरिका और ब्रिटेन गए ताकि वह पैसों का जुगाड़ कर सके और एक बार फिर से यूरोप को अमेरिका से जोड़ने का प्रयास कर सके। मई 1865 में एक तार बनाई गई जो कुछ 4000 किलोमीटर लंबी थी और 7000 टन भारी थी। इस तार को भी बिछाने का काम शुरू किया गया और 3/4 तार को लगा भी दिया गया था, लेकिन फिर उसमें सिग्नल आने बंद हो गए और बीच बीच में कहीं ना कहीं से तार खराब भी हो गई और इसी दौरान तेज हवाओं ने जहाज का संतुलन भी बिगाड़ दिया और तार 4000 मीटर नीचे पानी के अंदर डूब गई। इतना सब होने के बाद भी साइरस फील्ड ने हिम्मत नहीं हारी। 13 जुलाई 1867 को काम फिर से शुरू किया गया
और इसके बाद 27 जुलाई की सुबह तक अटलांटिक में तारें बिछाई जा चुकी थीं और इस तरह से 8 साल के साहस का अंत हुआ। पूरी अटलांटिक कहानी को एक किताब में प्रकाशित किया गया जिसका नाम था हाउ द वर्ल्ड वॉज वन, जिसके लेखक थे आर्थर चार्ल्स। उन्होंने संक्षेप में लिखा था, कुछ मुट्ठी भर साहसिक लोगों ने सफलतापूर्वक अटलांटिक के अंदर टेलीग्राफ की तार बिछाई और अमेरिका और यूरोप के बीच 1 महीने की यात्रा के फासले को कुछ सेकंड का कर दिया। और जिस तरह से इन्होंने 8 साल के अंदर एक बार भी हार माने बिना इस काम को अंजाम दिया, वह इंजीनियरिंग में एक मिसाल है। इसमें पहला संदेश 29 जुलाई को भेजा गया था जिसमें कहा गया था कि सुबह के 9 बजे हम पहुंच गए हैं, क्या सब सही है। यह टेलीग्राफ संचार पूरी 1 सदी तक चला और 3 फरवरी 1997 को इसे बंद कर दिया गया, जब फ्रेंच रेडियो टेलीग्राफ सिस्टम, जो कि मॉर्स कोड के ऊपर आधारित था, उसे भी बंद कर दिया गया था। उसके बाद से दुनिया के दूसरे देशों में भी पुराने टेलीग्राफ सिग्नल सिस्टम को सैटेलाइट संचार व्यवस्था से जोड़ना और बदलना शुरू कर दिया गया था।